नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पार्टनरशिप कंप्लीट करेंगे। टॉपिक जो हमारा अर्थमेटिक का है, 1 या 2 मार्क्स का किसी भी एग्जाम के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों ही जगह पे इसके क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। दूसरा, मैं टॉपिक के ऊपर बढ़ूँ आगे, इसके बारे में डिस्कशन करें उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई नया वीडियो आए, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। जो भी कमेंट ज़्यादा आते हैं टॉपिक के नाम के, उसी के ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं। जैसे ये टॉपिक भी हमने पिछला जो एज पे वीडियो डाला था, उसी के ऊपर हमने सेलेक्ट किया है, उसके कमेंट्स के आधार के ऊपर कि हम अगला वीडियो जो होगा पार्टनरशिप के ऊपर बनाएंगे। ये वीडियो आपका J&K बैंक का एग्जाम हो, चाहे और कोई बैंक हो, चाहे RRB PO, कोई भी एग्जाम हो बैंक का, उसके अंदर पूछा जाता है पार्टनरशिप। अब इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आपको मेंस लेवल तक के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए भी कराऊंगा। जैसे देखो, मैं एक बार आपको क्वेश्चन का ओवरव्यू देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। उसके बाद में देखो SBI PO प्री में आए हुए एक क्वेश्चन रेशियो बेस करेंगे। इसके बाद में कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से हम जाते जाएंगे और फिर हम फिर से प्री में आया हुआ कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको मेंस का भी कराऊंगा, SBI PO मेंस का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में देखो, आपको प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो से कंप्लीटली मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक बात और, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हर टॉपिक का जो PDF होता है, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, उसका सॉल्यूशन के साथ PDF में अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो जो भी लोग कमेंट करते हैं ना, सर PDF दीजिए PDF दीजिए, जो लास्ट वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया था, तो उनके लिए जानकारी के लिए बताता हूँ कि ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप के सर्च बार में जाके ये सर्च करना है @अंशुल सर, तो वहाँ पे हमारा ग्रुप अपने आप आ जाएगा, बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस। उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको PDF मिल जाती है क्लास के जस्ट बाद में। ठीक है, ये PDF की बात हो गई। अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। देखो, पार्टनरशिप जो टॉपिक होता है, पार्टनरशिप किस में होती है? बिजनेस के अंदर कोई भी पार्टनरशिप होती है, कोई भी काम कर रहे होते हैं उसके अंदर पार्टनरशिप होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, जो भी पार्टनरशिप में प्रॉफिट होता है, सारा मामला उसी का तो होता है कि प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा, या फिर उसी के अंदर तो साझेदारी के क्वेश्चंस बनेंगे कि भाई किसको कितना प्रॉफिट मिला। तो अब आप खुद से ये बात सोचिए कि भाई प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉफिट जो जितना इन्वेस्टमेंट लगाए, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट में हिस्सा होगा। अब ऐसे थोड़ी होता है कि मैं जैसे आज कुछ अमाउंट 10 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगा दूं और अगले दिन उसको वापस निकाल लूँ उस बिजनेस में थे, तो मुझे उतना प्रॉफिट थोड़ी मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट के साथ में टाइम भी वैल्यूएशन करता है कि भाई कितने टाइम के लिए हम लोग वो पैसा लगा रहे हैं। जहाँ पे टाइम नहीं दिया गया होता है, वहाँ पे हम मान लेते हैं कि भाई सेम टाइम के लिए ही पैसा लगाया गया है, दोनों जो भी पार्टनर है, 2 या 3 पार्टनर। तो इस तरीके से हमारे एक ओवरऑल बात समझ में आती है कि जो प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप में, वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अब किस तरीके से डिपेंड करता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा टाइम के लिए पैसा लगाया जाएगा उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब टाइम के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, IT। बस आपको एक वर्ड ध्यान रखना है कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, IT होता है, बस। और एक दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम एक ही अप्रोच लगानी है आप लोगों को कि मुझे कैसे भी करके प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए मुझे? प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। अब प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलेगा? मान लेते हैं कोई भी बंदा है A, उसने I1 इन्वेस्टमेंट T1 टाइम तक किया। कोई बंदा B है, उसने I2 इन्वेस्टमेंट T2 टाइम तक किया। तो प्रॉफिट ऑफ A रेशियो प्रॉफिट ऑफ B इज इक्वल टू I1 मल्टीप्लाई बाई टाइम 1 रेशियो इन्वेस्टमेंट सेकेंड मल्टीप्लाई बाई टाइम 2। यही होगा रेशियो। भाई इन दोनों का इन्वेस्टमेंट टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अब आपको कई बार प्रॉफिट का रेशियो दिया गया होगा, कई बार प्रॉफिट का रेशियो आप लोगों को निकालना होगा। कुछ भी करो, चाहे दिया होगा तो भी आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। तो अब आपको बेसिकली क्या करना होता है, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला टाइप का ये क्वेश्चन होगा जिसमें आपको प्रॉफिट निकालना होगा, तो आप इस तरीके से रेशियो निकाल के सिंपली कर लोगे। ठीक है, प्रॉफिट निकाला, रेशियो में डिवाइड करके रेशियो से कैलकुलेशन कर लिया गया। कई बार क्या होगा, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया होगा, टाइम नहीं दिया गया होगा, वो निकालना होगा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। वैसे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट का रेशियो ऑलरेडी दिया गया होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस रेशियो को प्रॉफिट के रेशियो के बराबर कर देना है, बस।
अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो बातें समझ में आ गई ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। एकदम से बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे ताकि एक एक चीज आपको समझ में आती चली जाए। पहला क्वेश्चन आते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि 48,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ ए ने एक व्यापार शुरू किया। ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद RS 48,000। आफ्टर 3 months B join him with 64,000 and after another 6 months he join then with 96,000. At the end of the year they get net profit of 85,000. What is the share of C? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपके दिमाग में एक ही थॉट चलना चाहिए कि मुझे ABC के प्रॉफिट का रेशियो निकालना है कैसे भी करके। ABC के प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया, वहीं पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए ने 48,000 रुपीज लगाया। पता वही कितने टाइम के लिए ए ने लगाया? ए ने तो 12 महीने तक ही लगा दिया। 12 मंथ का हो रहा है ना पूरा पूरा मामला, 1 साल का, साल के अंत में बोल रहा है। ठीक है, तो ए ने पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट लगाया, क्योंकि ए ने बीच में अपना इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी टच नहीं किया, कहीं पे भी छेड़ा नहीं है। बी के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि 3 महीने के बाद भी आया है 64,000 रुपीज के साथ में। यानी कि जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम तक, वो 3 महीने बाद आया है, तो अगले 9 महीने तक उसका पैसा रहेगा बिजनेस के अंदर। भाई 3 महीने ही मल्टीप्लाई मत कर देना, 3 महीने तक पैसा रहना और 3 महीने बाद आने में बहुत फर्क होता है। 3 महीने बाद आया मतलब बिजनेस स्टार्ट हो गया, वो 3 महीने बाद आ गया, और बिजनेस चल रहा है 12 महीने तक, तो उसका पैसा बिजनेस में कितने टाइम तक रहा? 9 महीने तक रहा। तो उसका जो पैसा था 64,000 रुपीज, वो कितने महीने तक रहा? 9 महीने तक बिजनेस में रहा। अब बात करते हैं सी की। उसके 6 महीने बाद, किसके 6 महीने? ओवरऑल 6 महीने बाद नहीं बात कर रहा है, बी आने के 6 महीने बाद में। यानी कि 3 महीने बाद तो बी आया था और 6 महीने और बाद आया है कौन? सी। तो ओवरऑल सी कितने महीने बाद आया है? 9 महीने बाद आया है। इसका मतलब सी का पैसा कितने महीने तक रहेगा? 3 महीने तक ही रहेगा बिजनेस में। तो सी का कितना पैसा था? 96,000। 96,000 कितने महीने तक रहा सी का पैसा बिजनेस में? 3 महीने तक। सिंपली आपको ये रेशियो कैलकुलेट करना है। अब देखो कैलकुलेशन आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 0 3 0 और 3 0 काट दिए, 16 से काट दो। 16 छिक 96, 16 चौक 64 और 16 दूनी 32, 16 तिया 48। फिर देखो भाई किससे कट रहा है, फिर से काट के देख लो। 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 4 तिया 12 और ये 4 काट दिया, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 3 से ही कटेगा। तो 3 चौक 12, तो ये 4 यहीं पे रहेगा, सॉरी, ठीक है, ये 4 यहीं पे रहेगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। इस तरीके से कट गया। और कोई किसी से कट रहा है? देखो भाई फिर से 3 से कट रहा है ना, देखो 3 3 3 कट गया, 2 से फिर से काट दो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4। तो रेशियो आपका आ जाएगा 2:1। अब आपको रेशियो में जैसे मैंने पढ़ाया था उसी तरीके से इसको सोल्व करना है। रेशियो किसका निकला है? प्रॉफिट का निकला है। तो रेशियो के हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? रेशियो के हिसाब से टोटल प्रॉफिट मेरा होना चाहिए 5 रुपए। रेशियो के हिसाब से ना 2 रुपए इसका, 2 रुपए इसका, 1 रुपया इसका। लेकिन एक्चुअल के अंदर कितना प्रॉफिट है भाई बताना? 85,000। उनको 85,000 रुपये का फायदा होता है। तो इस ये 5 नहीं होके रियलिटी में कितना है? 85,000। तो कितने से मल्टीप्लाई होगा भाई? 17,000 से। पूछा किसका गया है? सी का हिस्सा बताओ। सी का हिस्सा क्या है? 1 है। तो इसको भी रियल में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा? ये भी 17,000 से मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17,000। ये लो भाई, एकदम सिंपल तरीके से बेसिक कंसेप्ट इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये SBI PO प्री के अंदर 2017 में क्वेश्चन आया था। ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है पूरा का पूरा। इसको सोल्व कर लेते हैं। बोला 3 पार्टनर्स ABC इन्वेस्टेड दियर अमाउंट्स इन द रेशियो 7:5:3। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो था वो था 7:5:3। अब आपको ये रेशियो दिया गया है। तो अब जब आपको फाइनली इन्वेस्टमेंट से भी तो रेशियो निकालना होता है। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें 48,000, 64,000, 96,000 का क्या रोल था? ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में रेशियो ही निकला था। तो ऑलरेडी हमें रेशियो दिया गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात आती है फिर से, A, B और C 3 लोग हैं।
इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, अभी इनको लिखना नहीं है आप लोग, आगे देखते फिर क्या बोल रहा है। एट द एंड ऑफ 6 months ए विड्रॉल हिज अमाउंट सच दैट हिज टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू द सीज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब क्या कर रहा है, ये जो 7 रुपए एक तरीके से मान के चलो आप लोग, क्योंकि रेशियो निकालना है तो इसको 7 रुपए इन्वेस्टमेंट है। ये जो 7 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था रेशियो के अंदर, ये ए ने कितने महीने तक रखा, सिर्फ 6 महीने तक रखा है। 6 महीने बाद तो ए ने कुछ पैसा निकाल लिया, तो ये इन्वेस्टमेंट तो 6 महीने तक ही रहा है। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट कुछ और हो गया है। 6 महीने बाद में क्या हो गया है, कुछ पैसा ऐसे विड्रॉल कर लिया कि उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट 6 महीने बाद में सी के पहले, सी का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसके बराबर हो गया। सी का जो पहले इन्वेस्टमेंट था उसके बराबर हो गया, यानी कि सी का इन्वेस्टमेंट कितना था, 3 रुपए था, तो सी के इन्वेस्टमेंट 3 रुपए के बराबर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने अगले 6 महीने के लिए ए का इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, 3 रुपीज़ रहेगा। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इस तरीके से आप लोगों को प्लस करना है, चाहे वो रुपीज़ में दिया हो चाहे वो रेशियो में दिया हो। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ सीज शेयर इन एनुअल प्रॉफिट इज Rs 3600 एज एनुअल प्रॉफिट विल बी। तो अब आपको बाकी बी और सी के बारे में कुछ नहीं दिया गया, तो बी का पैसा पूरा 12 महीने के लिए रहा है और सी का पैसा भी पूरा 12 महीने के लिए रहा है। अब काट पीट दो इसके अंदर, देखो किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है सबसे पहले। देखो 6 जोड़ना नहीं है, पहले काट दो, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। फिर से किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो 7 और 3 ये कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे क्या 5 दूनी फिर से 10 आ गया और ये आपका 6 आ गया। 2 से फिर से कट रहा है, ठीक है। तो 5:3 आ गया आप लोगों के पास। ये आपका प्रॉफिट का जो फाइनल रेशियो है वो आ चुका है आपके पास में। अब हम लोगों को क्या बोला, सीज शेयर इन द एनुअल प्रॉफिट। सी का जो एनुअल प्रॉफिट में शेयर था वो 3600 रुपये था, लेकिन रेशियो के हिसाब से सी का एनुअल प्रॉफिट में शेयर कितना है, 3 रुपीज़ है। तो ये 3 नहीं होके एक्चुअल में कितना है, 3600। तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 1200 से मल्टीप्लाई कर दो। पूछा किसका गया है, ए का एनुअल प्रॉफिट क्या है, तो ए का 5 था, तो इसको भी 1200 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा आपका, 12×5 60, यानी कि 6000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी चीज़। जो पहला क्वेश्चन किया हमने रुपीज़ के अंदर, फिर हमने रेशियो में कर लिया, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और मॉडरेट लेवल के ऊपर क्वेश्चन को लेके आते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टमेंट Rs 12,000 एंड 16,000। ए और बी 12,000 और 16,000 के साथ में आते हैं किसी बिजनेस में रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 months बी विड्रो Rs 6,000 एंड ए इन्वेस्टेड Rs 5,000 मोर। 4 महीने बाद में बी ने तो 6,000 निकाल लिए और ए ने 5,000 और डाल दिए। तो भाई देखो ए और बी का एक बार रेशियो निकाल के देखते हैं। ए का क्या रेशियो निकलेगा, ए ने शुरू में कितना डाला, 12,000 रुपये डाला। उसने 4 महीने बाद में मतलब ए ने और इन्वेस्टमेंट कर दिया, कितना, 5,000 रुपये। 4 महीने बाद में 5,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो बोला गया ए इन्वेस्ट Rs 5,000 मोर। ए ने 5,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि ये जो 12,000 रुपये थे ये कितने महीने तक रहे ए के बिजनेस में, सिर्फ 4 महीने तक रहे। उसके बाद तो उसका इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया। ये लो, अब इन्वेस्टमेंट ए का कितना हो गया, उसके 12,000 तो पहले से थे ही थे, उसने 5,000 और डाल दिए, तो उसका पैसा कितना हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा 4 महीने बाद में। कितने महीने के लिए, अगले 8 महीने के लिए। ये लो, ये ए का आ गया। अब बात करते हैं बी की। बी ने क्या किया, शुरू में 16,000 इन्वेस्ट किया था, चलो भाई 16,000। अब उसने 4 महीने बाद तक तो ये रखा था, 4 महीने तक तो यही पैसा रखा, कुछ नहीं छेड़छाड़ की उसके साथ। 4 महीने बाद में बी ने क्या किया, 6,000 रुपये वापस निकाल लिए। तो 4 महीने बाद में बी का इन्वेस्टमेंट कितना बच गया, 16,000 था, उसमें 6,000 वापस निकाल लिए, तो 10,000 बचा। कितने महीने के लिए, अगले 8 महीने के लिए। अब बात करते हैं सी की, ठीक है। आफ्टर 2 more months, आफ्टर 2 more months का मतलब क्या है, 4 महीने के बाद में, 2 महीने बाद में, मोर आ गया ना, तो ओवरऑल कितने महीने बाद में, 6 महीने बाद में सी ज्वाइंड विद 20,000 कैपिटल। सी ने 20,000 रुपये के साथ में बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो सी का ये 20,000 रुपया कितने टाइम तक रहा बिजनेस के अंदर, 4 महीने तो ये बाद में, उसके 2 महीने बाद में आया, यानी सी 6 महीने बाद में आया, तो अगले 6 महीने तक ही उसका पैसा रहेगा बिजनेस में। तो 20,000 रुपया कितने महीने तक रहेगा, कितने महीने तक रहेगा, 6 मंथ तक रहेगा, अगले 6 महीने तक ही
रहेगा। चलो दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कट नहीं रहा होगा उधर से कुछ भी। अब इसको सोल्व करना है हम लोगों को, फिर आगे देख लेंगे क्वेश्चन को। पहले इसको सोल्व करो। देखो 3 0 3 0 कट रहे हैं हर जगह से। एक बार इनको प्लस मत करना भाई, प्लस करोगे तो क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, फिर कर नहीं पाओगे आप लोग सारी चीज़ें। ये 3 0 काट दिए, यहाँ से 3 0 काट दिए और यहाँ से 3 0 काट दिया। अब इसको देख लो किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, ये 17,000 6 से नहीं कट रहा है, सिर्फ 4 से कटेगा ये। तो इसको 4 से काट दो, ये 4 से कट गया, 4 दूनी 8। ठीक है, ये 4 से कट गया और फिर ये 4 दूनी 8, 4 और 5 बीच फिर से किसी चीज़ से कट रहा है। ठीक है, अगर किसी चीज़ से कट रहा है तो काट के देख लो। ठीक है, तो 2 से कट रहा है शायद, फिर से 2 को काट दो, फिर से 6, ये 2 काट दिया यहाँ से, ये यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ से ये 2 कट गया और ये यहाँ पे 3 आ गया। तो अब इसको सोल्व करो, देखो कितना हो गया। 6 तो ये बचा और 17 ये बचा, तो कितना आएगा ये 23। ये कितना बचा इधर 8 प्लस कितना, ये तो कट गया पूरा पूरा, 8 प्लस 10 यानी कि 18। और आगे देखना भाई, ये कितना बचा है 5 दिया 15। तो ये आपका ओवरऑल रेशियो आ गया। तो ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो आपके पास में आ चुका है 23:18। ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि नीचे जगह नहीं बची है 15। ये ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द एज शेयर इन प्रॉफिट इफ टोटल प्रॉफिट इज 30,100 रुपीज इज अर्नड एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। टोटल प्रॉफिट आपको 30,100 रुपये दिया गया। टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है भाई यहाँ पे इनका, बताना मुझे। अगर इसका टोटल प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे तो कितना बन रहा है, 15 और 18 33, 33 प्लस 23 36 और 56 56। अब मुझे 56 की वैल्यू क्या दे रखी है, 30,100 रुपये दे रखी है। कितने से मल्टीप्लाई करूँ भाई 30,100 आ जाए, सर नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं। तो आप जब ऐसी चीज़ें नहीं पता चले, आप लोगों को ऐसे सीधा मल्टीप्लाई नहीं पता चले, अगर पता चल रहा है तो सीधा कर लिया करो। तो आप सिंपल सा ऐसे बोल सकते हो कि 56 की वैल्यू कितनी थी 30,100 रुपीज़, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 56 का डिवाइड कर दिया एक तरीके से। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो इसको, वो बाद में बताऊंगा, पहले इसी तरीके से करते हैं कि 56 जो टोटल था रेशियो, उसकी वैल्यू मुझे कितना दे रही है 30,100। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 56 डिवाइड कर दिया। मुझे ए का शेयर निकालना है, तो ए का रेशियो कितना है 23। तो इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी निकाल सकते हो, ऐसे सोच सकते हो। या फिर आप इसको और भी वैसे ही करना चाहो कि भाई इससे मुझे 30,100 लाना है। तो एक सिंपल सा उपाय है, जब भी आपको कोई सीधा मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं मिलता है तो इस तरीके से तो मल्टीप्लाई फैक्टर मिल ही सकता है कि आप 30,100 लाने के लिए इसको 30,100 डिवाइड बाई 56 से मल्टीप्लाई करोगे। ये तो लिख सकते हो कि ऊपर ये वाली वैल्यू रख देना, नीचे तो ये 56 से 56 कट जाएगा, 30,100 आ जाएगा। तो इस 23 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है 30,100 बटा 56। तो आपका ओवरऑल क्या जाएगा 30,100 बटा 56 गुणा 23। इसको सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा भाई, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बी की तुलना में व्यवसाय में 75,000 75,000 रुपये अधिक लगाता है। ए पुट 75,000 मोर इन ए बिजनेस, स्मॉल ए लगा होगा भाई, यहाँ पे कंफ्यूज है, इन ए बिजनेस देन बी। ठीक है, तो ए 75,000 रुपये ज़्यादा लगा रहा है बिजनेस के अंदर। ठीक है, देखेंगे बट बी हैज इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 4 months वाइल ए हैज इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 8 months। तो एटलीस्ट मुझे टाइम पता चल गया बी और ए ने कितना कितने टाइम के लिए लगाया। अभी मुझे पता नहीं कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो आगे देखते हैं। इफ द शेयर ऑफ ए इज 15,000 मोर देन बी, यानी कि जो प्रॉफिट में जो शेयर आ रहा है वो 15,000 रुपये ज़्यादा है बी का, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 25,000, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना था 25,000, उसमें से ए का जो प्रॉफिट है वो बी से 15,000 ज़्यादा था। तो एक तरीके से क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए और बी का जो प्रॉफिट मिला के था वो 25,000 रुपये था, और ए का प्रॉफिट बी से कितना ज़्यादा है 15,000 ज़्यादा है। यही दिया गया है, मुझे लैंग्वेज समझो इसकी, यही दिया गया। यहाँ से क्या मैं ए और बी का अलग अलग प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, दोनों को जोड़ोगे तो बी से बी कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 40,000 आएगा, इन दोनों को 2 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, 40,000 में 2 का भाग दे देना 20,000 आ जाएगी। ए की वैल्यू 20,000 है और बी की वैल्यू क्या है 5,000 है इसका मतलब। तो ए और बी का प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट का रेशियो भी आ गया मेरे पास में। तो अब मैंने आपको क्या बोला था, या तो आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना या दिया गया होगा, तो दिया गया सीधा देना जरूरी नहीं है, इस तरीके से भी दे सकता है आप लोगों को, कैसे भी कैलकुलेट करवा के। अब आपको क्या करना है, अपनी तरफ से
अपनी तरफ से रेशियो निकालना है और उसको किसके बराबर कर देना है, फिर इसके बराबर कर देना है रेशियो को प्रॉफिट लॉस का। अब देखो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ सकता है, मान लेते ए ने ए पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो ए ने कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया, 8 महीने तक, तो ए का प्रॉफिट का रेशियो क्या आना चाहिए, आना चाहिए। बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, बी किया, मान लेते हैं बी ने बी इन्वेस्टमेंट किया, भाई ये ए डेज बी डेज मान लेना, भाई ए बी कोई बोल देगा सर प्रॉफिट है, तो ये इन्वेस्टमेंट ए डेज बी डेज, बी ने कितने महीने तक किया, 4 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया। क्या ये प्रॉफिट का रेशियो है कि नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम ही तो है, प्रॉफिट का रेशियो है, तो ए का प्रॉफिट बी का प्रॉफिट, तो रेशियो बराबर करो। ए का प्रॉफिट कितना था, 20,000 था, और बी का प्रॉफिट कितना था, 5,000 था, ये आ गया लो 4, ठीक है, 4 दूनी 8 और ये 2 आ गया, तो ए बटा बी कितना आ जाएगा आपके पास में, 2/1। तो ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया आपके पास में, तो मैं ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख लो आप लोग, ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया मेरे पास में कितना, 2:1। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ए ने बी से 75,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया, यही तो बोल रहा था, तो रेशियो के हिसाब से ए ने बी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया, 1 रुपया, लेकिन एक्चुअल में ये 1 रुपया कितना है, 75,000, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 75,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूछा क्या गया है, बी द्वारा योगदान किया गया, बताइए, तो बी ने कितना योगदान किया, बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 75,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 75,000, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 75,000, ठीक है भाई। पूरा एकदम प्रोसेस से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना बताया, अप्रोच एक ही होनी चाहिए, देखो अर्थमेटिक में हर टॉपिक की अलग अलग अप्रोच लगाओगे ना बार बार में हर क्वेश्चन में, तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या लगाना है, इसलिए हमेशा इसी तरीके से करो चीज़ों को। दूसरा एक बात और बता देता हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं बाद में आप लोग कमेंट करोगे सर पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, या फिर आप लोग सर्च बार में कैसे जाए कर सकते हैं, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी सर, तो पीडीएफ के लिए वो कर लीजिएगा। जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये ऐसा कैसा पीडीएफ में मिलेगा आपको, यही टेक्स्ट मिलेगा जो मेरे हाथ से लिखा हुआ है, और यही क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेगा, ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा, क्लास रिवाइज करने में बड़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी ने 36,000 और 81,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और इस बात से सहमत है कि 20% लाभ चैरिटी में जाता है और शेष लाभ निवेश के अनुसार विभाजित होता है। यदि ए को लाभ के रूप में 14,400 रुपये मिलते हैं तो कुल लाभ क्या है, आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। देखो एक बात समझ लेना, जैसे जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, जिस भी तरीके से जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी बिजनेस में, तो उसको जो प्रॉफिट होता है उसी इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो के हिसाब से मिलता है, जो हमने सीखा। लेकिन मान लो 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, टोटल मान लो 100 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब उन दोनों बंदों ने मिलकर सोच लिया कि हमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 20% यानी 100 का 20% हम क्या कर देंगे, चैरिटी में दे देंगे। बचा कितना, 100 रुपये प्रॉफिट नहीं बचा, बचा 80 रुपये प्रॉफिट। तो अब जो उनका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई जो टाइम के रेशियो में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितने रुपए होगा, सिर्फ 80 रुपये होगा, ना कि 100 रुपये होगा। बस आपको इसी बात को समझते हुए इस क्वेश्चन को निकाल देना है। देखो भाई ए और बी ने 36,000 और 81,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। इसमें कुछ टाइम की बात कर रहा है, पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया तो टाइम तो सेम हो गया। तो ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 36,000 और 81,000 का आप रेशियो निकाल दो। अब देखो अब धीरे धीरे थोड़ा सीधा करने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसका रेशियो पेपर के ऊपर कम से कम लिखने का प्रयास करना, तो इसका रेशियो 36,000 81,000 नहीं लिखूंगा पेपर में, सीधा पता चल रहा है कि 3 0 कट जाएंगे, फिर 9 से काट दूंगा, 9 चौक 36 और 9 9 81। तो ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया, ये हो गया। प्रॉफिट का या इन्वेस्टमेंट का दोनों रेशियो यहाँ पे बराबर ही होंगे, एक ही बात है। अब यहाँ पे टोटल पैसा कितना हो गया, 13 रुपये हो गया। ये 13 रुपये क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन ये 13 रुपये टोटल प्रॉफिट है क्या, बताओ ए और बी को जो मिलने वाला, नहीं ये तो आप लोगों का प्रॉफिट का 80% ही तो है, क्योंकि 20% तो आपको चैरिटी करना है। अगर मैं मान लेता हूं कि मैंने 13 रुपये ए और बी में 4:9 में बांट दिए, तो मैंने कितना परसेंट उनके अंदर बांटा प्रॉफिट का, 80% ही तो बांटा है। तो मुझे 80% का ये वैल्यू दिया गया है। यदि ए को लाभ के रूप में 14,400 रुपये मिलते हैं, तो ए को अगर मान लेते हैं लाभ के अंदर 14,400 मिलते हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 12 3600 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो ए और बी दोनों को जो मिला के जो पैसा मिला है प्रॉफिट का, वो कितना हो गया, 3600 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। देखो 00 13 पंजे 83 78, 80 लगी 7, 13 39 और 7
46, तो 46,800 रुपये हो गए। 46,800 रुपये आप लोगों के हो गए। कौन सा पैसा है? क्या ये टोटल प्रॉफिट है? अगर मान लो मैं ये वाला आंसर टिक कर देता हूं तो क्या मेरा ये सही आंसर है? इसके अंदर एक ई ऑप्शन और रख लेना, नन ऑफ दीज। क्या ये 46,500 मेरा सही आंसर है? और कई बार मैं जल्दबाजी में यही कर भी सकता हूँ एग्जाम के अंदर, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना, ये आंसर नहीं है आपका। आपको सोचना क्या है कि जो पैसा ए और बी में बटा था वो है 46,800 रुपये, यही तो आएगा। ए और बी में जो पैसा बटा था वो आएगा इससे, और वो पैसा टोटल जो प्रॉफिट था उसका कितना था? 80% ही था। तो ये 46,800 जो वैल्यू मुझे दे रखी है ना, वो टोटल प्रॉफिट के 80% की वैल्यू दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 80 से डिवाइड कर देना। और 100% की वैल्यू कितनी होगी? फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार ध्यान से समझना इस चीज को, इसमें गलती मत करना, बस सीधा सही सोचना। इसको और भी बहुत तरीके से रेशियो से उलझा के कई जगह पे आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा बुक्स वगैरह में, लेकिन आपको सिंपल एक ही अप्रोच रखनी है कि भाई मुझे ये जो ए और बी आपस में पैसा बांटेंगे वो तो प्रॉफिट का 80% ही बांटेंगे। टोटल प्रॉफिट मुझे पूछा गया तो वो तो 100% ही तो आएगा। टोटल प्रॉफिट पूछा गया, ए और बी ने कितना लिया वो नहीं पूछा मुझे, तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट पूछा गया है। तो 80% आपका ये है और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। सोल्व कर लो भाई, 0 0 काट दो, 8 5 40 है ना। फिर क्या आएगा इसके आगे देखना भाई, 8 5 40 68 बता, 8 8 64, फिर 8 5 40, 585 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 58,500 रुपये। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर है, ये आंसर में नहीं था तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा इसका। तो ये आंसर में इसलिए नहीं देता है कई बार कि कॉन्फिडेंस ना आए कि यार मैंने सही किया है गलत किया है। तो कॉन्फिडेंस में रहना है अपने क्वेश्चन के ऊपर और इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत लोगों को दिक्कत आती थी। अब इस ऐसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा और अप लेवल लेके जाते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹45,000 एंड ₹54,000। ए इज वर्किंग पार्टनर एंड बी इज स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या होता है? ए काम कर रहा है और बी ने सिर्फ पैसा देके अपने घर चला गया। ठीक है, तो जो बंदा काम कर रहा है वो कुछ एक्स्ट्रा लेगा कि नहीं लेगा? वो देखो भाई, उसको इन्वेस्टमेंट और टाइम के हिसाब से तो मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। उसके साथ उसको काम करने का पैसा भी तो मिलेगा भाई, वो काम भी तो कर रहा है वहां पे। तो बस वर्किंग पार्टनर का मतलब ये होता है। ए रिसीव 25% ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड रेस्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। टाइम का इसमें कोई चक्कर नहीं है, टाइम वही सेम है, तो टाइम का कोई चक्कर नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब देखो हुआ क्या इसके अंदर, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ उसका 25% तो ले गया ए, सीधा सीधा काम करने का बोला गया ना 25%। बचा हुआ जो 75% था वही आप लोगों का ए और बी के इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटा है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट जो पैसे के इन्वेस्टमेंट के रेशियो के प्रोपोर्शन जो बटा है ना पैसा, वो टोटल प्रॉफिट का सिर्फ 75% है, टोटल 100% नहीं। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन कर देना है हमें। इफ ए रिसीव्ड 60,000 रुपीज, अब यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना है। इफ ए रिसीव्ड 16,000 रुपीज, तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें दो चीजें शामिल है। एक तो वो 25% जो ए को मिला था वो भी है इसमें, प्लस उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो उसका प्रॉफिट हुआ था वो भी है। दोनों चीजें 16,000 में है, बस ये वैल्यू वो है। बस चलो आगे चलते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 16,000, अच्छा 16,000 मोर देन बोला गया है, तो 16,000 नहीं मिला, 16,000 ज़्यादा मिला है। 16,000 मोर देन बी, फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन बिजनेस। लेकिन ए का जब हम लोग टोटल निकालेंगे ना प्रॉफिट, ए का जब हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो वो 25% भी होगा, साथ में इन्वेस्टमेंट वाला भी होगा, दोनों उसके प्रॉफिट में ही आएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे पहले ए और बी का रेशियो निकालो प्रॉफिट का। तो अब हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 45,000 और 45, 9 से कट जाएगा, 9 5 45 और 9 54, तो 5:6 में प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब भाई टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? ये लो भाई 11 रुपए। ये 11 रुपए कौन सा रुपया है भाई? ये 11 रुपए वो रुपया है जो ए और बी के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बटा है। तो ये एक तरीके से कितना परसेंट है? 75% है। अगर 11 रुपए 75% है तो 1% कितना होगा? 75 डिवाइड बाई और मल्टीप्लाई बाई 100 इतना होगा। अब आप बोलोगे सर इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो बड़ा आसान तरीका है। देखो 25 तिया 75 और 25 चौक 100।
अब ऊपर वाली किसी वैल्यू के अंदर 3 का डिवाइड चला जाए तो मेरा पॉइंटों में नहीं जाएगा ना ये मामला, मैं आराम से इसी तरीके से कर लूंगा। तो आपने ये जो 11 माना है रेशियो, इसको तो और कुछ भी रेशियो तो चेंज कर सकते हो। तो आप हमेशा एक काम किया करो, जब भी ऐसे चाहिए तो इस 11 को चेंज कर लो बस। ऐसे क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस रेशियो को मैंने 15 रेशियो 18 मान लिया। तो ये टोटल कितना हो गया? 33 हो गया। क्यों माना? क्योंकि मैंने ये करने के बाद मानो, ऐसे सपना थोड़ी आएगा 3 से मल्टीप्लाई करके मानेंगे। ये करने के बाद आपको पता लग जाएगा यार 3 से डिवाइड ज़्यादा मजा आ जाता तो कर लेते हैं। तो इस 11 की जगह मैं क्या मान लेता हूँ, उसको 33 मान लेता हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 इससे कट जाएगा इस बार। तो इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट क्या होना चाहिए? 44 रुपये। लेकिन जब ये 44 रुपये आए तो अभी ए और बी का टोटल मिला के जो प्रॉफिट है, जो इनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बटा है, वो कितना है? 33 रुपये है। बस, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। अब मुझे बताओ इस 44 रुपीज़ का 25% कितना है? 25%, टोटल का 25% लेगा ना वो, टोटल प्रॉफिट तो ये निकला है, इसका 25% है 11 रुपीज़, ठीक है। अब बताओ ए को कितना मिला टोटल मिला के और बी को कितना मिला। अब हम लोग एकदम लास्ट वाले प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ए को 11 रुपये तो ये मिल गया अपने बिजनेस के लिए कि भाई काम करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना मिला? 15 रुपये मिला। तो 11 और 15 कितने हो गए? 26। तो ए को भाई साहब 26 रुपये मिल गए आपके। बी को कितना मिला? बी तो स्लीपिंग पार्टनर था, बी को तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 18 रुपये मिल गए। ये लो, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है भाई? ए को बी से, ये प्रॉफिट का रेशियो है कि नहीं? लास्ट में जो ओवरऑल प्रॉफिट मिला, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट मिला उसका रेशियो है ये। तो ए और बी के ओवरऑल प्रॉफिट के रेशियो के बीच में डिफरेंस कितने का है रेशियो के हिसाब से? 8 रुपये का। लेकिन मुझे कितने का दे रखा है? ए को 16,000 रुपये ज़्यादा मिलता है ना, और यहाँ पे ए को कितना ज़्यादा मिल रहा है? 8 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन ये 8 नहीं होगा, कितना है? 16,000 है, तो कितने से मल्टीप्लाई? 2,000 से मल्टीप्लाई। तो पूछा गया है तो कुल लाभ कितना प्राप्त होगा? तो कुल लाभ क्या था? 44,000। तो 44,000 कुल लाभ, यहाँ पे यही तो होगा ना 44, ए और बी का कुल लाभ, इस दोनों का रेशियो करेंगे तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई? 2,000 से। क्या आंसर आ जाएगा? 88,000। 88,000, ठीक है भाई। तो यहाँ पे टोटल जो लाभ होगा वो, यहाँ पे एक जीरो मिसिंग है, तो 88,000, सब में एक जीरो लगा लेना भाई ऑफिस उसके अंदर, ठीक है। तो आपका 88,000 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, सबसे आसान तरीका है कि नहीं है ये वाला क्वेश्चन करने का? इसी तरीके से करिएगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। चलो भाई, अब ये बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, एग्जाम में आया हुआ इसलिए करा रहे हैं, बाकी आप लोग इसको बड़ा आसानी से कर सकते हैं हमारे उसी कॉन्सेप्ट से कि अगर प्रॉफिट का रेशियो आपको दिया गया हो तो प्रॉफिट जिससे आपको निकालना है उसके बराबर कर दो, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, दे इन्वेस्टेड इन द रेशियो 5:6। तो ए के इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये दे दिया मुझे। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रोज इफ, मतलब 8 महीने बाद में ए ने अपना पैसा वापस निकाल लिया, पूरा पैसा ही निकाल लिया, मतलब कुछ भाग नहीं दिया है ना, आधा निकाला पूरा निकाला, तो इसका मतलब विड्रॉ मतलब पूरा ही निकाल लिया होगा, ठीक है। आपको जब बोला नहीं जाता है कितना निकाला, तो पूरा ही निकाल लिया, फिर विड्रॉ मतलब अपना पैसा निकाल लिया। ए ने निवेश की गई राशि वापस ले लेता है, मतलब पूरी राशि वापस ले ली, ठीक है। इफ दे रिसीव्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:9, फाइंड हाउ लॉन्ग बीज इन्वेस्टमेंट वाज यूज्ड। तो बी ने कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया। अब मुझे बताओ, ए का आपको तो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर करना है ना, मैंने बोला है हमेशा प्रॉफिट के रेशियो के बराबर कर दो। प्रॉफिट का रेशियो अगर दिया गया है तो उसके बराबर कर दो, आपने जो निकालना है। तो ए का इन्वेस्टमेंट क्या था? 5 रुपये था रेशियो के हिसाब से, कितने टाइम तक? 8 महीने तक। बी का इन्वेस्टमेंट क्या था? 6 रुपये, कितने टाइम तक? नहीं दिया गया तो टी टाइम तक, बात खत्म। तो अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया गया तो निकालो, उससे क्वेश्चन होगा। अगर प्रॉफिट का रेशियो दिया गया तो भी निकालो, लेकिन उसके बराबर कर दो लास्ट में, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से निकालो और जो दिया गया उसके बराबर कर दो वैल्यू के। आपका यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। देखो भाई टी की वैल्यू क्या आ रही है? 5 से 5 कट गया, ठीक है। और ये कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और ये 2 चौक 8। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 मंथ। तो 12 महीने आपका आंसर हो गया, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। सेम क्वेश्चन ये एक बार SBI क्लर्क प्री में आया था, सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, वैल्यू चेंज है। इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे भाई, ठीक है। सारे लोग इसका कमेंट करके आंसर बताओ सोल्व करने के बाद में, है ना। कमेंट कर दीजिएगा, मैं देखूँगा कौन सही कर रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं एक मेंस के क्वेश्चन के ऊपर, जो आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो भाई, एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने अप्रोच सही से सीखी है ना, तो कोई मेंस ना है ना कोई प्री है, सब क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे।
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हिंदी इंग्लिश लेने के चक्कर में थोड़ा अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा जूम करके स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा किसी भी तरीके से, या फिर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देख लेना। हो सकता है देखने में दिक्कत आए थोड़ा सा, लेकिन अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड 900, 1600 एंड 700 रेस्पेक्टिवली इन द बिजनेस वेंचर। ठीक है भाई, इतना पैसा इन्वेस्ट किया आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। क्वार्टर क्या है भाई, क्वार्टर का मतलब, क्वार्टर्स मतलब 4 का डिवाइड, क्वार्टर कितने कितने महीने का होता है भाई, 3 महीने का होता है, मतलब 12 महीने का पूरा साल होता है, तो क्वार्टर कितने महीने का होगा, 3 महीने का। तो क्वार्टर से कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ 3 महीने बाद की बात कर रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, 3 महीने बाद में दे इन्वेस्टेड एडिशन अमाउंट इन द रेशियो 2:5:3। इस 3 रेशियो के अंदर उसने फिर से इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद देन आफ्टर एंड ऑफ द सेकंड क्वार्टर ए बी एंड सी इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ दिस इन दिस रेशियो 4:3:4। उसके बाद में अगेन एक क्वार्टर और, अगेन आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर दे इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट इन द रेशियो ऑफ दिस। तो बताओ ये वाला पैसा कितने महीने तक रहेगा, पहले वाला पैसा, ये वाला पैसा तो पूरे 12 महीने तक रहेगा, और ये वाला पैसा कितने महीने तक रहेगा, इस रेशियो वाला फर्स्ट क्वार्टर वाला 3 महीने बाद आएगा, तो अगले 9 महीने के लिए रहेगा ये। और ये वाला जो सेकंड क्वार्टर के बाद मतलब 6 महीने बाद जो पैसा आ रहा है वो अगले 6 महीने तक बिजनेस में रहेगा, और उसके 3 महीने बाद यानी ओवरऑल 9 महीने बाद में जो पैसा आएगा वो इस रेशियो में आएगा, और ये अगले 3 महीने के लिए ही बिजनेस में रहेगा। ये बात समझ में हमें इस ये भी जो सेंटेंस दे रखी है उससे ये बात हमारे समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ दे हैड इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर एज सेम एज द रेशियो दे हैड इन्वेस्टेड आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। यानी कि ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसमें उसने थोड़ा सा इसकी वजह से चेंज कर दिया। क्या बोला उसने कि भाई जो अमाउंट उन्होंने हर क्वार्टर के बाद में इन्वेस्ट कर रहे थे ना वो इसी रेशियो में होगा, मतलब 2:5:3 फर्स्ट क्वार्टर के बाद था। ये वाला रेशियो इस क्वेश्चन में कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये इस वाले रेशियो की जगह यही रेशियो आ जाएगा, क्योंकि इसने बोल रहा है कि ईच क्वार्टर एज सेम एज रेशियो एज दे हैड इन्वेस्टेड आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। तो ये वाला रेशियो कोई काम नहीं आएगा, इस रेशियो में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हर बार यही रेशियो के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब आगे केवल देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी एट द एंड ऑफ 1 ईयर इफ दे हैड टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर 1,25,000 रुपीज़। अब वही हम लोगों को क्या करना है, ए का प्रॉफिट का रेशियो, बी का प्रॉफिट का रेशियो और सी का प्रॉफिट का रेशियो निकालना था। अब आपने ये देखा भाई, देखो पहले साल के पहले शुरू में 900 रुपये इसने किया, तो 900, ठीक है। अब ये 900 रुपये 12 महीने तक रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो है ही है। 900 के बाद में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 3 महीने बाद में, फर्स्ट क्वार्टर के बाद में 2:5:3 में इन्वेस्टमेंट हुआ। अब 2:5:3 में इन्वेस्टमेंट हुआ, तो आप यहाँ पे तो उस रेशियो को तो लिख नहीं सकते सीधा सीधा रेशियो को, क्योंकि ये तो रियल वैल्यू आ रही है ना 900, सीधा रेशियो प्लस थोड़ी कर दोगे, सिर्फ एक ही चीज़ होती तो कर दी। जहाँ अगर रुपीज़ में आपने वैल्यू ले ली है तो रेशियो में कैसे ले सकते हो अगले क्वार्टर की। तो रेशियो को रियल में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2x 5x 3x मान लेते हैं। तो ये मैं आपको हर जगह के लिए बता रहा हूँ कि जहाँ भी रेशियो में आपको दिक्कत आए कि रेशियो को आप लोग यूज नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन में के अंदर एज ए रेशियो, तो आप उसमें x का मल्टीप्लाई y का मल्टीप्लाई करके एज ए उसको रियल वैल्यू मान सकते हो। एज ए रियल वैल्यू का मतलब जो भी रुपीज़ के अंदर अमाउंट, तो मैं ये मान सकता हूँ इसका का अमाउंट अगर 2x होगा तो इसका 5x होगा, इसका 3x होगा, x की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे। तो इसका जो a का इन्वेस्टमेंट था वो 2x था, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद इन्वेस्टमेंट आया। फिर से अगले 3 महीने बाद में यानी ओवरऑल 6 महीने बाद में फिर से इसी रेशियो में जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो इस बार रेशियो में ही जाएगा, लेकिन रियल वैल्यू वो नहीं होगी इन्वेस्टमेंट की। रेशियो ये हो सकता है यहाँ पे मान लो 2,000 5,000 3,000 किया हो, अगली बार मान लेते हैं 4,000 10,000 6,000 किया हो, ठीक है। तो रेशियो अलग हो सकता है। तो अगली बार का इन्वेस्टमेंट में क्या मानूंगा, अलग अलग रेशियो है ना, 2y 5y और 3y, यही मानूंगा। तो अगली बार जो रेशियो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 2y का हुआ है, 2y का रेशियो हुआ है, कितने टाइम के लिए, अगले 6 महीने के लिए। उसके 3 महीने बाद यानी ओवरऑल 9 महीने के बाद में इन्वेस्टमेंट हुआ है फिर से इसी रेशियो में, लेकिन ये तो नहीं मान सकता मैं, मुझे इस बार क्या मानना पड़ेगा, 2z 5z और 3z ये मानना पड़ेगा XYZ के अंदर। तो फिर से क्या आएगा, 2z मल्टीप्लाई बाई 3। इस तरीके से आप b का भी निकालो, c का भी निकालो, फिर उसको कैलकुलेट करो। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो इस क्वेश्चन को करना पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक खासियत दी हुई है, उस खासियत को आपको अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाएंगे तो ये सारा झंझट हमें करना नहीं पड़ेगा। वो क्या है,
वो ये है कि देखना भाई, ध्यान से समझना, ये क्या हो गया, हर बार देखना आप लोगों से किसका रेशियो वो पूछा गया है, देखना किसका पूछा गया, इफ दे हैड इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ द एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर एसएम दे हैड इन्वेस्टेड, फाइंड द बीज प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट पूछा गया है, तो बी का प्रॉफिट इसी रेशियो में होगा। तो आप यहां देखना, ए और सी का इन्वेस्टमेंट यहां पे मिला के बी के बराबर है, यहां भी ए और सी का इन्वेस्टमेंट मिला के बी के बराबर है, यहां भी ए और सी का इन्वेस्टमेंट मिला के बी के बराबर है, और यहां भी देख लो भाई, ए और सी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 700 और 900 1600 है, बी के बराबर है। हर जगह पे इन्वेस्टमेंट इतना ही, और टाइम हर जगह इन्वेस्टमेंट के जगह पे समय सेम है। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि जो ए का प्रॉफिट आएगा, ए और सी का प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट आपका बी के बराबर होगा? एज सिंपल है, यही होगा, ए और सी का जो प्रॉफिट होगा वो बी के बराबर आएगा। तो यहां से ए और सी का प्रॉफिट और बी के बराबर प्रॉफिट, यानी आधा आधा प्रॉफिट होगा, ए और सी को आधा प्रॉफिट मिलेगा, बी को आधा प्रॉफिट मिलेगा। तो सीधा सीधा आंसर था 1,25,000 का आधा क्या होगा, 62,500 रुपए। ये आ जाएगा आंसर, सीधा सीधा आधा कर दो आप लोग। नहीं समझ में आया तो फिर से इक्वेशन से देख लो, ये तो बात समझ में आ गई होगी, ए और सी का जो प्रॉफिट होगा वो बी के प्रॉफिट के बराबर होगा, मतलब ऑब्जर्वेशन से। क्या ऑब्जर्वेशन, ए का पैसा लगाया गया, बी का, सी का पैसा लगाया गया, दोनों का पैसा लगा के मिला के किसके बराबर है, बी के बराबर है। यहाँ पे भी सेम, इसी रेशियो में सेम, इसी रेशियो में सेम, फिर से सेम। तो ये भी सब आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको यहीं देख के समझ जाना चाहिए था इस चीज़ को कि भाई 900 और 700 बराबर है 1600 के। फिर हर बार इसी रेशियो में पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्वेश्चन ने चेंज कर दिया ना कि भाई ये रेशियो तो काम ही नहीं ले रहा है, ये क्वेश्चन बोला हर बार इसी में हो रहा है, इसी में हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों रेशियो का सम इसके बराबर आ रहा है। तो हर बार ए और सी का इन्वेस्टमेंट मिला के बी के इन्वेस्टमेंट के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ए और सी का जो प्रॉफिट होगा, तो सीधा सीधा एक तो दिमाग से आप सोच सकते हो कि ए और सी का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, यानी कि आधा इनको मिल जाएगा, आधा इसको मिल जाएगा। अब इनको कितना कितना मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बी को तो आधा मिल ही जाएगा ना, बी का पूछा था 62,500 रुपये। फिर भी नहीं समझ में आया तो यहाँ से एक इक्वेशन बना लो। इक्वेशन कैसे, ए प्लस सी बराबर बी हो जाएगा, तो ए प्लस सी माइनस बी बराबर 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस सी प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस बी कितना आ जाएगा, कितना था टोटल प्रॉफिट, 1,25,000। इक्वेशन बनाए कर लो चाहे, 1,25,000 है। तो देखो भाई बी को निकालना है तो ए और सी को हटाना, तो ये माइनस के प्लस के, देखो दोनों कट जाएंगे जोड़ोगे तब, ठीक है। तो ये बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2b इज इक्वल टू 1,25,000। इसका बी का निकालना है तो इसमें 2 का ले जाके भाग दे देना, तो 62,500 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था, ऑब्जर्व जिसने कर लिया उसने बड़ा आसानी से निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में करा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन, अरे मिटा दिया क्या मैंने, रुक जाओ, इसको दोबारा से लेके आते हैं ताकि ये पीडीएफ में आ जाए, आपके नहीं आ पाएगा भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ये पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैंने इसको हटा दिया था सॉल्यूशन को। चलो अब आ जाते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी आधी इन्फॉर्मेशन पीछे ही आगे क्वेश्चन है। ये बोल रहा है यदि एक वर्ष में ए और बी द्वारा कुल निवेश की गई राशि 9,000 रुपए तथा बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल राशि का 10,500 रुपए है, तो केवल दूसरी तिमाही में उन सभी द्वारा निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और बी द्वारा कुल निवेश की गई राशि 9,000 है, तो ए ने देखो कितनी राशि निवेश की है, ए ने 900 रुपए और 1,600 रुपए, तो ए और बी ने मिला के पहले तो कितना निवेश की है, 2,500 रुपए निवेश की है ए और बी ने मिला के। पूरे ईयर की बात कर रही है, एक वर्ष में। तो आगे चले जाओ, आगे चलते जाओ, इस रेशियो को मैं एक्स में मानूंगा, इस रेशियो को मैं वाई में मानूंगा रियल वैल्यू में, इसको जेड में मानूंगा। तो यहाँ पे ए और बी ने टोटल मिलाई कितनी राशि इन्वेस्ट की, 7x, फिर यहाँ पे 7y और यहाँ पे 13z। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, प्लस 7x प्लस 7y प्लस 13z, और ये कितना दिया हुआ है आपको, 9,000 रुपये। ये देखो बेसिक लैंग्वेज के क्वेश्चन आए हुए हैं ये मेन के अंदर, बस आपको कुछ नहीं करना था, यही देखना था बस। अब बोला बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि 10,500 है, बी और सी का निवेश कितना है भाई, 1,600 और 700 रुपए, कितना है ये, कितना हो जाएगा ये 2,300। तो 2,300 तो ये हो गया भाई, प्लस आगे देखो बी और सी का, बी और सी का अगर देखो तो 8x यहाँ पे आ गया, ठीक है, बी और सी का 8x और 7y और 13z, 8x 7y और 13z इज इक्वल टू 10,500 रुपीज।
ये दोनों का आप लोगों को दिया गया। आगे बोल रहा है तो केवल दूसरी तिमाही में उन सभी द्वारा निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिएगा। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम ओनली सेकंड क्वार्टर में। अब मुझे बताओ सेकंड क्वार्टर कौन सा था, उसमें तो सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर बोला नहीं गया। सेकंड क्वार्टर कौन सा था, पहला 3 महीना और अगले 3 महीने ही तो थे सेकंड क्वार्टर। अगले 3 महीने तो सेकंड क्वार्टर में उन्होंने कितना, मतलब ओनली इन सेकंड क्वार्टर में उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट रखा है। तो देखो भाई पहले क्वार्टर में तो ये इन्वेस्टमेंट था ही था ना, और पहले क्वार्टर के एंड में जो इन्वेस्टमेंट किया वो ये था। तो पहले क्वार्टर के एंड में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो सेकंड क्वार्टर के लिए था कि नहीं था, वही सेकंड क्वार्टर के लिए था। ऐसे नहीं बोला गया सेकंड क्वार्टर के एंड में, नहीं, सेकंड क्वार्टर के एंड में तो ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। सेकंड क्वार्टर का मतलब पहली तिमाही तो ये थी, पहले 3 महीने तो ये इन्वेस्टमेंट रहा। सेकंड क्वार्टर का मतलब अगले 3 महीने, जो 4 महीने से लेकर छठवां जो महीना था उसके अंदर इन्वेस्टमेंट यही तो रहा था। यानी कितना एक्स, 5 और 3 8, यानी 10x। आपको इस 10x की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन ने पूछा गया। 10x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो ऑब्जर्व करो इसको, x की वैल्यू कैसे आ सकती है, देखो z कट जाएगा, y और z तो कट जाएंगे, माइनस कर दो कोई भी एक चीज़ यहाँ से। तो मैं माइनस कर देता हूँ, इसको माइनस किया, माइनस 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 और माइनस। तो देखो भाई 7y 13z कट गया, ये तो कितना बचा यहाँ पे 200 बचेगा बस। ठीक है, तो सीधा सोल्व करने की कोशिश करो। देखो ये 7x और माइनस 8x, तो यानी कि माइनस x बचेगा, इधर माइनस में चक्कर आ जाएगा। और इधर कितना बचेगा, 10,500 माइनस हुआ 9,000 में से, तो माइनस का 1500 बचेगा, सॉरी माइनस का 1500 बचेगा। ठीक है, इधर देखो माइनस 200 भी बचा है ना, माइनस 200 नहीं प्लस 200, ये प्लस 200 जाके उधर माइनस 200 बनेगा, तो माइनस 1500 में ये प्लस 200 क्या हो जाएगा, ये माइनस 1500 माइनस 200 बनेगा ना, उधर ये प्लस जाके माइनस 200 बनेगा, तो जुड़ेगा ये। तो ये देखो माइनस माइनस काट दो सारी जगह से, तो x की ओवरऑल वैल्यू आपकी आ गई 1700। तो 10x कितना हो जाएगा 17,000। तो आपका दूसरी बीमारी के लिए कितना था इन्वेस्टमेंट 17,000। उम्मीद करता हूँ मेंस वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन अगली क्लासेज में लेके आने हैं, और इससे भी और लेवल को कैसा इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, या फिर किस तरीके के आपको क्वेश्चन लगे, एग्जाम लेवल लगा कि नहीं लगा, क्योंकि हम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पार्टनरशिप के तो पता नहीं कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी है इसके अंदर, लेकिन हम ध्यान रखते हैं, आपके बैंक के एग्जाम का ध्यान रखते हैं, और उस हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन मैं डिजाइन करके लेके आता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन, ये आपका SBIPO 2017 के मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। तो उम्मीद करता हूँ पार्टनरशिप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं JNK के बैंक वाले स्टूडेंट्स के बोलना चाहता हूँ कि उसके लिए भी ये सारी जो क्लासेस लग रही हैं यूजफुल है। तो स्पेशल आप ये मत सोचना कि थंबनेल पे JNK बैंक लिख देंगे तो वही क्लास होगी JK बैंक के लिए। टॉपिक वाइज पढ़ना है आपको, तो टॉपिक पढ़ो आराम से, और किसी भी बैंक एग्जाम्स के लिए ये क्लासेज यूजफुल रहेंगी। इसके अलावा देखो भाई, मैं आपको एक अनाउंसमेंट अभी करके जा रहा हूँ, 1-2 दिन के अंदर मैं आप लोगों को अच्छे से 20 से 25 फ्री लाइव क्लासेस देने वाला हूँ। ठीक है, उसका मैं एक शेड्यूल बना के आपके साथ शेयर करूंगा। JK बैंक, ठीक है, और SBIPO जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, और RRB PO क्लर्क, IBPS RRB PO क्लर्क, IBPS RRB PO और क्लर्क, इन तीनों क्लासेस के लिए वो एकदम से फ्री बैच होगा। उसकी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे भी दूंगा, साथ में टेलीग्राम के ऊपर उसकी बहुत सारी अच्छी, मतलब बहुत सारी परफेक्ट जो इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे क्लास का लिंक हो गया, वो सारी टेलीग्राम में लिंक, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, आप टेलीग्राम ऐप पे जाके @अंशुल सर लिख दो। देखो टेलीग्राम एक ऐसी ऐप है, मैं इसलिए ज़्यादा इसको बोल रहा हूँ आप लोगों को, कि वहाँ पे मैं आपसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, मैं आपसे कोई भी बात पूछ सकता हूँ, आप मेरे को बोल सकते हो। ठीक है, तो 2 ग्रुप है, एक तो चैनल है जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मेरे मैसेज आएंगे, एक डिस्कशन का ग्रुप है, दोनों ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। वहाँ पे स्टूडेंट्स आपस के अंदर अपनी प्रॉब्लम भी साझा करते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप के सर्च बार में जाकर टेलीग्राम ऐप में @अंशुल सर लिख देना, आपका ग्रुप का नाम है बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस, आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये PDF भी मिल जाएंगी, साथ में ये जो नया कोर्स फ्री कोर्स आने वाला है इसकी इन्फॉर्मेशन भी सारी वहीं पे आप लोगों को मिलेगी। ठीक है भाई, तो क्लासेस कैसी लग रही हैं, और रेगुलर क्लासेस होंगी अब, तो उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए सारी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।